तो वो आप मनी सेव कर सकते हो जो आपके वहाँ पे 50 से $100 लगने वाले हैं। तो फिर वो चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारा लॉस होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने वहाँ पे अपने $150 से $200 बचाए। बहुत सारे बच्चे इसको अपने बजट में इंक्लूड करना भूल जाते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। वो $200 आपके 4 या 5 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो $250 की जैकेट $50 में बाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे कैनेडियन ब्लॉगर्स। तो आज हम आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सब लोगों के लिए, जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं या आ चुके हैं उन लोगों के लिए स्पेशली है ये वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो जैसा मेरे साथ हुआ था, मैं अपना स्ट्रगल बताऊंगी कि मैंने क्या क्या जो है एक्सपेंसेस किए उस फर्स्ट मंथ में और कहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो। मैं वो भी टिप्स दूंगी आपको। क्या क्या चीजें होती है जब हमारा वीजा आ जाता है। हम एक्साइटेड होते हैं, हम नर्वस होते हैं, डाउटफुल होते हैं। सेम मैं भी थी, क्योंकि मैं कभी अपने होम कंट्री से या अपनी सिटी से बाहर नहीं गई थी पढ़ने के लिए। हॉस्टल लाइफ कभी देखी नहीं थी, कभी मैं पीजी में नहीं रही थी, तो मैं घर पर ही थी और मैं वहीं से स्टडी की थी। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन था मेरी लाइफ में कि मुझे अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाना है। सिटी में तो नहीं, कंट्री में जाना है। पता नहीं कब मिल पाऊंगी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और कैसा कैसा सब कुछ होगा। तो आज मैं बात करूंगी क्या क्या मेजर एक्सपेंसेस जो हैं बच्चों को झेलने पड़ते हैं जब वो फर्स्ट मंथ आते हैं कनाडा में। बट उनके टिप्स भी मैं बताऊंगी कि उन कैसे सेव कर सकते हैं कम पैसे लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि हमारा इंस्टा पे भी चैनल है जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और हमें बहुत सारे डीएम करके बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर भी करते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आप अभी भी हमारी ये वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन इंस्टा का चैनल आपको नहीं मालूम, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन के ऊपर उसका नाम आ रहा होगा। तो आप इसको जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेविंग टिप्स जो शॉर्ट होते हैं, जो हम व्लॉग्स में नहीं कवर कर पाते, तो वो चीजें आपको इंस्टा पे ही देखने को मिलेंगी। तो उसको मिस आउट मत कीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं, वो है एयरपोर्ट से राइड लेने का खर्चा। तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, जैसी मुझे भी थी, निकिता को भी थी, कि एयरपोर्ट पे जब हम इमिग्रेशन को मिलते हैं और उसको क्रॉस कर लेते हैं, हमें परमिट मिल जाता है, तो ऐसे लगता है हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट के गेट पे आते हैं तो हमें लगता है हमने क्या ही अचीव किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो हमें फीलिंग आती है यार जाना कैसे है। तो पहला खर्चा आ जाता है वहीं पे राइड का, क्योंकि आप यहाँ तो उबर कराओगे या कोई टैक्सी सर्विस लोगे या यू राइड करोगे, जैसे थंडरबर्ड में यू राइड चलती है एयरपोर्ट से। तो अब उबर आप जो कराते हो और अपने रेजिडेंस पे कराओगे या फिर आपने एयरबीएनबी बुक किया होगा, कुछ लोगों ने अपना होटल बुक किया होता है, वहां रूम बुक किया होता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से और टाइम कवरेज के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो उसमें $50 से लेके $200 तक की राइड पड़ सकती है। तो जो पहला खर्चा आप करने जा रहे हो एयरपोर्ट से राइड का, वो आप बचा सकते हो पूरा। तो जो मैंने किया था, मैं अपना बताती हूँ कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बात करी कि मैं इस दिन आ रही हूँ, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता कि क्या होगा, क्या वहाँ पे यू राइड चलती है। मतलब यू राइड तो मुझे पता नहीं था, मुझे यहीं आके पता लगा। तो मैं टोरंटो से थंडरबर्ड जो है बाय फ्लाइट आई, उसका खर्चा मैंने खुद किया। बट वहाँ एयरपोर्ट से मुझे जो रेजिडेंस जाना था यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ जाने के लिए मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे करके आना है। मैंने अपनी फ्लाइट की डिटेल दी, मेक श्योर आप अपनी फ्लाइट ऑलरेडी बुक कर लो, क्योंकि वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे। और उन्होंने मुझे एक वाउचर भेजा। उन्होंने बोला ओके, आप अपना जो है रॉच टैक्सी चलते हैं यहाँ पे, तो आप उनको वो दिखा सकते हो और वो आपको ले जाएंगे। तो मैंने बोला आई डोंट हैव टू पे फॉर समथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, पे नहीं करना किसी को कुछ भी आपने, बट आपने उनको वाउचर देना है, तो वो हम उनको पे करेंगे। तो वहां मैंने अपने पैसे बचाए। जो रॉच टैक्सी है, मैं बता सकती हूँ एयरपोर्ट से रेजिडेंस तक जाने का जो है वो $40 to $50 लेते हैं। तो वो आप मनी सेव कर सकते हो जो आपके वहाँ पे 50 से $100 लगने वाले हैं। एक और सेविंग टिप है, जहाँ भी आप जा रहे हो वहां पर लोकल ग्रुप्स बने होते हैं। थंडरबर्ड में लोकल ग्रुप बना है राइड शेयरिंग का, या अपने फ्रेंड को बुला सकते हो कि उसके पास कार है तो, या रिलेटिव है उसको बुला सकते हो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड है तो फ्यूल डलवा सकते हो, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता जितना कि आपको यू राइड या किसी भी टैक्सी का पड़ेगा। तो जो राइड शेयरिंग वाला ग्रुप है, अगर आप लोग थंडरबर्ड आ रहे हो, इफ यू नीड अ लिंक फॉर दैट ग्रुप, तो हम आपको भेज सकते हैं। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा तो आपको ग्रुप चाहिए तो नेक्स्ट खर्चे की बात कर लेते हैं। अब आप एयरपोर्ट से अपने जो रेजिडेंस पे पहुंच रहे हो, वो रेजिडेंस की बुकिंग तो आपको पहले से ही करनी होगी जब आप आए ही नहीं हो। तो जो टेम्परेरी रेजिडेंस की बुकिंग करनी है, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो इंडिया से या अपने होम कंट्री से परमानेंट अकोमोडेशन सोच के ही उसको बुक कर देते हैं पूरे साल के लिए। तो पूरे साल में उसका खर्चा वो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का पे कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा होता है। उन्होंने अकोमोडेशन सिर्फ
ऑनलाइन देखी होती है, फोटोज देखी होती है, उनको पसंद आ गई, उन्होंने बुक कर दी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आते हैं उनको दिखता है कि यार अकोमोडेशन उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी अच्छी फोटोज में दिखती थी, तो फिर वो चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा लॉस होता है। तो फर्स्टली टेम्परेरी अकोमोडेशन ही बुक करनी चाहिए आपको। उसके लिए आप एयरबीएनबी के साथ जा सकते हो, क्योंकि उनका खर्चा $30 से $50 पर डे के हिसाब से होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए ही टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक करें। अगर आप उसको मंथली बुक करेंगे तो भी वो आपको कॉस्टली पड़ती है। 15 डेज से ऊपर की अकोमोडेशन ना तो आपको चाहिए ना बुक करनी चाहिए, क्योंकि उतने में आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे इजीली। तो यहाँ भी आप मनी सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था, मैंने रेजिडेंशियल जो है कॉलेज की वो बुक कर ली थी, क्योंकि मैं कोविड टाइम में आई थी, तो मैं क्वारंटीन, मुझे उन्होंने बोला 14 डेज आपको रहना पड़ेगा हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, जिसकी भी उन्होंने चार्जेस लिए थे। बट वो मैं इंडिया से देके आई थी, पैसे तो पैसे होते हैं वैसे, बट मैंने यहाँ के नहीं दिए, तो मैंने वो सेव किया। आप ऑलरेडी पे करके आ सकते हो फॉर 15 डेज अगर आपको एयरबिनबी नहीं मिल रहा, क्योंकि कई शहरों में एयरबिनबी होता भी नहीं है, राइट। तो अगर एयरबिनबी नहीं है तो आप अपने कॉलेज के किसी भी रेजिडेंस में जो है बिल्डिंग में ले सकते हो, वहां पर आप ऑलरेडी पे कर कराओ, तो वो मनी सेव हो जाएगी आपकी। तो अभी आप एयरपोर्ट से अपने रेजिडेंस पे पहुंच गए जो आपने टेम्परेरीली बुक किया था, तो अब आप वहां रहना शुरू कर चुके हो, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। तो नेक्स्ट खर्चा हमारा वही है जो सबसे बड़ा खर्चा है इस पूरे प्रोसेस में, जो आपको बहुत केयरफुली स्पेंड करने होंगे। बहुत केयरफुली आपको देखना होगा कौन सा रेजिडेंस मेरे लिए अच्छा रहेगा, ताकि मैं लॉन्ग टर्म रह सकूं, रादर देन के 2 महीने यहाँ रुके, 2 महीने वहां रुके, फिर 2 महीने वहां रुके। तो रेजिडेंस लेने के लिए जो फैक्टर्स काम करते हैं वो है कि आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी पास होना चाहिए, पहली बात। अगर वो पास नहीं है, थोड़ा दूर है, तो कम से कम आपका ग्रोसरी स्टोर्स पास होने चाहिए, ताकि एक तरफ तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो कि आपको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि स्टडी टाइम पे मैटर करता है कि टाइम को कैसे बचाया जाए और एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए। तो दूसरा फैक्टर ये मैटर करता है कि आपका बजट कितना है, कि आप रेजिडेंस जो लेना चाहते हो उसके लिए आप कितने पैसे पे करना चाहते हो या कर सकते हो। तो यहाँ पे थंडर बे की बात करूंगा तो $300 से लेके $600 की रेंज में आपको रेजिडेंस प्रोवाइड होता है पर मंथ। तो उसमें अगर मैं बात करूं कि आपने सबसे अच्छे वाला रूम बुक किया है, तो वो $600 आप पे करने वाले हो मंथली। मान के चलिएगा कि आप $600 ही नहीं पे करोगे फर्स्ट मंथ में, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट आपको पे करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसको अपने बजट में इंक्लूड करना भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि $600 ही देना है, दे देंगे। $1000 जैसे निकिता लेके आई थी इंडिया से, 600 ही देना है, दे दिया। 400 फिर भी बचा, मैं तो ग्रोसरी भी ले लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। तो आपको $1200 देने होंगे एक ही बार में, उसके बिना आपको वो रूम नहीं देंगे। तो वो आप अपने खर्चे में लिख के चलिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा खर्चा है अभी तक का, जो खर्चे आ चुके हैं या जो खर्चे अभी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं उसमें से। तो जो परमानेंट रेजिडेंस आप लेने वाले हो उसमें आप सेविंग कैसे कर सकते हो? तो मेरी टिप ये है कि आप शेयरिंग में हाउस लो अपना, शेयरिंग में अपना रूम लो, जैसे कि मैंने किया था। मैं अपनी फ्रेंड को जानती थी ऑलरेडी इंडिया से, तो हम लोगों ने शेयरिंग में रूम लिया। जो रूम मेरे को 700 का पड़ रहा था अकेले के लिए, बट वो रूम बड़ा था, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि आप शेयरिंग में ले लो, 350 दे दो। अगर अकेले ले रही थी तो मेरे को आई थिंक उन्होंने बोलता 550 या 600 लगेगा। तो हमने ऐसा करा और 350 उन्होंने पे किया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने वहाँ पे अपने $150 से $200 बचाए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो आपने परमानेंट रेजिडेंस भी ढूंढ लिया, होपफुली आपने काफी सेविंग कर ली होगी उस चीज में भी। तो अगला खर्चा जो होने वाला है वो है आपका ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि जब आप रेजिडेंस में अब रह रहे हो, आपको कॉलेज भी जाना है डेली, तो आप क्लासेस भी लगाओगे और आपको अभी काम भी ढूंढना है। तो उसके लिए बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो थंडर बे की बात करते हैं। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीप है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जल्दी आगे हो और आप अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको $3 लगते हैं 1 आवर के। उसमें आप जितनी मर्जी बसेस में घूम सकते हो। और अगर आप मंथली पास ले रहे हो तो $50 to $55 का पास बनता है, वो भी चीप ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में आ रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रेस्टो कार्ड बनता है और वो $156 पर मंथ लेते हैं उस कार्ड के लिए। तो अगर मैं थंडर बे की बात करूं, यहाँ पे
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आप आ रहे हो तो उनका आईडी कार्ड होता है, वो ही आपका ट्रैवल कार्ड गिना जाता है। अगर आप उसको दिखा रहे हो करंटली आप एनरोल्ड हो तो आप गुड टू गो हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना और वो आपकी ऑलरेडी फीस में इंक्लूड है सब कुछ, और आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हो। तो अगर आप बड़े सिटीज में आ रहे हो तो सोच के आना कि आपको बहुत कुछ पे करना पड़ेगा और आपका बजट उससे हिलता है ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट। तो ये सब चीजें प्लान करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अभी अगले खर्चे की बात कर लेते हैं, वो है फर्नीचर। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि मैक्सिमम लोग फर्निश्ड अकोमोडेशन ही ढूंढते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं चाहिए फर्निश्ड क्योंकि वो उनको महंगी लगती है, तो वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन भी लेते हैं जिसमें रेंट आपका थोड़ा बच जाता है। तो अनफर्निश्ड के लिए ही बात करूंगा कि उसमें आपको फर्नीचर तो चाहिए क्योंकि आपको सोना तो है कम से कम, तो रूम में आपको बेड और मैट्रेस तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए अगर बात करें, अगर आप पुराना फर्नीचर ढूंढ रहे हो तो पुराने फर्नीचर में दो ही प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो यहाँ पे बग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये कि कई बार जो पुराने बेड आप ले रहे हो वो बहुत वीक हो चुके होते हैं उनके बेस, तो वो कभी भी टूट जाते हैं। तो वो चीज आपको देखनी होगी, वो भी फेस करना पड़ सकता है। अगर नए फर्नीचर की बात करें तो अगर आप अब आइकिया है या अगर आप थंडर पे में आ रहे हो, यहाँ पे आइकिया नहीं है, यहाँ पे आपको वॉलमार्ट ही मिलेगा। तो वॉलमार्ट की बात करें तो $200 से लेके $500 तक आपका खर्चा होगा बेड प्लस मैट्रेस का। तो वो अपने बजट में जरूर जोड़ लेना अगर आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बुक करा रहे हो या करा चुके हो और आ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या मनी सेव करी अपनी, मैंने फर्निश हाउस ही लिया। ठीक है, जो मेरा परमानेंट रेजिडेंस था वो मेरा फर्निश हाउस था, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा अपना, मैंने कुछ फर्नीचर जो उसके लिए नहीं खरीदा। तो आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप लोग को चाहिए भी है, सबसे पहले तो ये है कि आप फर्निश हाउस को ही प्रेफर करो। थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, ऐसा है कि आपको लगेगा कि जो मुझे शेयरिंग रूम 275 का पड़ रहा है वो 350 का पड़ रहा होगा फर्निश वाला। तो वो जो आपके $80 है, $85 है, वो जो डिफरेंस वहां पर आ रहा है, बट आप उसको पे कर रहे हो जो आपने नया बेड लिया है या कुछ भी लिया है। बट बाद में आपको अगर नहीं वहां पे रहना, आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं और लेकर जाओगे उसको बेचोगे तो बहुत ज्यादा हसल हो जाता है उस चीज के लिए, तो उससे भी आप बच सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको फिर भी है कि आपको घर नहीं मिल रहा है, आपको अनफर्निशिंग मिल रहा है और आपको लेना ही नहीं है फर्निश या कुछ भी हो सकता है XYZ, तो आप मार्केट प्लेस, यहाँ सिटी के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर कई बार फ्री भी डाल देते हैं या कुछ कम पैसों में डाल देते हैं। मोस्टली बेड वगैरह जो है आपको मतलब बॉक्स तो नहीं मिलता, कई बार आपको सिर्फ मैट्रेस मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छे प्राइस में देते हैं। कई बार वो अनयूज्ड होता है और या फिर वो कुछ कम पैसों में लगाया था, $30 में, $40 में। हमने भी लिया था जब हमने शिफ्ट करना था नए हाउस में, तो हमने लिया था कि हमें लगा था कि हमें नहीं मिलेगा फर्निश, बट हमें ये वाला हाउस फर्निश मिला, तो अभी वो हमारा यूज भी नहीं हो रहा है। गो फॉर द फर्निश हाउस, अदरवाइज मार्केट प्लेस इज अ गुड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपका सब सॉर्ट हो गया, यहाँ तक आपको रूम मिल गया, बेड मिल गया, मस्त नींद भी आने लग गई है। अब आपको नेक्स्ट डे बात भी करनी है घर पे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो आपका नेक्स्ट खर्चा खड़ा हो जाता है, वो है आपका फोन और फोन का सिम। सबसे पहले सिम की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिम ले रहे हो, यहाँ पे कैनेडियन सिम $30 से $50 का प्लान मिल जाता है आपको, जिसमें पोस्ट पेड की बात कर रहा हूँ, प्रीपेड की बात नहीं कर रहा। और अगर आप फोन ले रहे हो यहाँ पे, अब डिपेंड करता है कौन सा फोन आपको पसंद आ रहा है। तो फोन की बात करूँ तो उसकी रेंज होती है $120 से लेके $150 तक पर मंथ आपको इंक्लूड करके वो प्लान देते हैं। वो अपने बजट में जरूर लिख लेना कि अगर आप फोन प्लान कर रहे हो, यहाँ के iPhone 14 लेना है, फ्रेंड्स को दिखाना है, तो आप वो पैसे जरूर इंक्लूड कर लेना अपने बजट में। तो वो एक बड़ा एक्सपेंस गिना जाएगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म 2 साल या 3 साल तक आपका वो खर्चा उतना ही चलता रहेगा। मैंने मनी सेव करी, मैंने फोन नहीं खरीदा था, मैं ऑलरेडी इंडिया से लेकर आई थी, मतलब मेरे पास इंडिया में ऑलरेडी फोन था, तो मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स मैंने वही फोन यूज किया। तो जो मेरा प्लान था वो था वर्जिन की तरफ से, तो मैंने वो प्लान लिया था आई थिंक $45 का, जो मुझे आफ्टर टैक्सेस $48-49 का पड़ता था एवरी मंथ। तो अभी मेरे को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं वो सेम सिम यूज करते हुए। तो वो जो सिम है मुझे पड़ रहा है $55 का, अराउंड $60 मेरा बिल आता है उसका आफ्टर टैक्सेस। नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, खर्चा कम करना चाहते हो, तो गो फॉर वर्जिन। तो नेक्स्ट खर्चे की बात कर लेते हैं, वो है ग्रोसरी, जो आपको चाहिए पहले दिन से ही। जैसे ही आप कनाडा पहुंचे हो अपने रेजिडेंस में, तो बेसिक ग्रोसरी में जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, आपको ये सब चीजें चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गए। तो इतनी चीजें तो हर किसी को चाहिए होती हैं। तो अगर हम बेसिक ग्रोसरी का खर्चा देखें पहले महीने का, तो वो $150 से $200 होता है। क्योंकि निकिता जब 2 साल पहले आई थी, उस टाइम पे भी फर्स्ट मंथ का जो उसने पे करा था, मुझे याद है $100 से $120 उसके
लगे थे ऑलमोस्ट, तो अभी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है 2 साल में, तो फिर भी आपको $200 लेके चलना होगा फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी का खर्चा। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मैं भी, जब हम बाहर आते हैं तो हमें कुकिंग की कोई खास नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इंडिया में ऐसा एनवायरनमेंट है कि हमें कुकिंग कभी करनी नहीं पड़ती, पहले मम्मी बनाती हैं फिर वाइफ बनाती हैं, तो हमारा काम चलता रहता है, कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुकिंग की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे यहाँ आके फर्स्ट डे से ईट आउट करना शुरू करते हैं, स्किप से मंगवा लिया, उबर ईट से मंगवा लिया, तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो जो ग्रोसरी का खर्चा मैंने बताया 150 से $200 पड़ रहा है आपको पहले महीने का, अगर आप स्किप उबर ईट्स को यूज कर रहे हो तो आप मान के चलो कि वो $200 आपके 4 या 5 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है ईट आउट करने का, डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, क्या मंगवा रहे हो। तो आप इस चीज को अपने बजट में नोट करके रखना कि बेसिक ग्रोसरी आपको लेनी है। ये जो खर्चा है एक्स्ट्रा वो हम सेव कर सकते हैं अगर हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, हम घर पर ही ग्रोसरी लेकर आएंगे, कुक करेंगे। तो जो लोग कुकिंग नहीं जानते हैं, जैसे उनको न्यूजीलैंड जाके जो बहुत मुश्किल हुई थी, उन्होंने 1 साल के बाद कुकिंग करना सीख लिया था और वो फिर बड़े खुश हुए। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपका वीजा आ गया है तो प्लानिंग करनी शुरू कर दो, कुकिंग सीख लो, बेसिक कुकिंग सीख लो, चाय बनाना, सैंडविच बनाना, रोटी बनानी नहीं आती तो एटलीस्ट राइस बनाना सीख लो, मतलब जो लड़के हैं उनके लिए भी। बट हाँ, आप लोग अभी से प्लानिंग करो कि अगर आपको कनाडा आ रहे हो तो कुकिंग आपको आनी चाहिए, दैट इज मस्ट। मनी सेव होएगी और हेल्दी खाना खाओगे। तो फोन ले लिया, ग्रोसरी हो गई, खाना वाना सीख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो अब आती है बात विंटर जैकेट और विंटर शूज की। विंटर शूज से मेरा मतलब है स्नो शूज। भाई अगर आप ठंडर में आ रहे हो, स्नो शूज के बिना और विंटर जैकेट के बिना मत आना। तो ये भी एक बड़ा खर्चा है, इसमें आपके आई थिंक $400 से $500 लग जाते हैं अगर आप विंटर जैकेट और शूज ले रहे हो यहाँ पर आके। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप वहीं से लेके आओ इंडिया से। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि जैसे कि मैं मई इनटेक में आई थी तो मुझे विंटर जैकेट की जरूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि वो स्प्रिंग एंड समर चल रहा था। तो अगर बच्चे उसी इनटेक में आ रहे हैं तो आपको एकदम से वो बोझ नहीं पड़ेगा कि आपको वो जैकेट्स अभी खरीदनी है, क्योंकि स्प्रिंग समर में इतना काम नहीं आती। आपकी नॉर्मल जैकेट भी आपको काम आ सकती है, क्योंकि रात को थोड़ी ठंड रहती है यहाँ पे समर टाइम में भी। चलिए, अगर आप विंटर इनटेक में आ रहे हो तो आप डीकैथलॉन नाम का जो एक स्टोर है इंडिया में, वहाँ लुधियाना में भी है, जीरकपुर में भी है, काफी शहरों में होगा बाकी, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। तो इंडिया के जो पैसे हैं एज कम्पेयर टू कैनेडियन डॉलर काफी कम है, क्योंकि मैंने 7,000 की बहुत सारी शॉपिंग की थी, जिसमें मैंने अपने ग्लव्स लिए थे 2500 के, फिर मैंने शूज लिए थे आई थिंक 1500 के, और फिर मैंने अपनी जैकेट ली थी स्नो वाली, वो इतने 6,000 या 4,000 की थी, आई डोंट रिमेम्बर अभी। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, वो मेरे अभी भी काम आ रहे हैं और वो अभी भी यूज कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से आ रहे हो और आप यहाँ पर आके यूज कर रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं वो काम नहीं करेगा। वहां पर मिलता है -30 तक की जैकेट्स मिलती हैं, तो गो फॉर दैट स्टोर। और मतलब मैं वहाँ की कोई प्लेसमेंट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ उनके पास अच्छी चीजें हैं, तो आपको यहाँ से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके फर्स्ट मंथ में वो $400-500 जो है बच सकते हैं। तो इसमें मैं एक सेविंग टिप जोड़ना चाहूंगा जो मैंने भी अप्लाई किया था। अगर आप विंटर इनटेक में आ रहे हो तो आते सार, जैसे सितंबर इनटेक में बहुत बच्चे आते हैं, सबसे बड़ा इनटेक होता है यहाँ का, तो आते सार बच्चों को होता है बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, और अपनी जो जैकेट्स लाते हैं उनको एक माइंडसेट दे रखा है यहाँ पे लोगों ने कि जी आपकी जैकेट्स तो चलती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 जैकेट्स पहन लो ऊपर से तो आपकी वो एक तरह से विंटर जैकेट ही बन जाती हैं। और यहाँ पे सेविंग टिप ये है कि आपको नवंबर तक वेट करना है विंटर जैकेट और स्नो शूज लेने के लिए, तब तक इतनी स्नो शुरू नहीं होती है, आपके नॉर्मल शूज भी चल जाएंगे और आपकी नॉर्मल जैकेट्स भी चल जाएंगी। तो नवंबर और दिसंबर में बहुत अच्छी डील्स लगती है। मैंने खुद की विंटर जैकेट, मैं दिसंबर में आया था यहाँ पे, बाई चांस मैं आया ही क्रिसमस वाले दिन था और मैंने उसी दिन अपनी जैकेट बाय करी थी $50 में। वो जैकेट का एक्चुअल प्राइस $200 था प्लस टैक्सेस, तो $250 की जैकेट $50 में बाय करी। अब आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस होता है अगर आप डील्स पे सेम चीज बाय करते हो। क्लियरेंस सेल्स लगती हैं, वो चेकआउट कर सकते हो, फिर भी उतने पैसे नहीं बचते, तो हम रिकमेंड करेंगे नवंबर एंड दिसंबर में बाय करना। तो जितने भी हमने एक्सपेंसेस बताए इस वीडियो में, टोटल जो इसका अमाउंट है वो है अराउंड 3,000। अगर मैं खुद की बात करूं तो एग्जैक्टली मैंने $910 जो है स्पेंड किए थे अपने फर्स्ट मंथ में, जो कि मैं $1,000 लेके आई थी और मैंने $90 जो है अपने पास सेव किए थे और मैंने बैंक अकाउंट में डाल दिए थे वो। बट अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं 2023 की, तो वही आप 900 से $1,000 में भी $1,100 बोल सकते हो, बट देयर इज सो मच डिफरेंस। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करोगे तो आप काफी सारी मनी सेव कर सकते हो। हाँ, इंडिया में पैसे लग रहे हैं, बट जो यहाँ पर आके पैसे लगेंगे वो ज्यादा दर्द देते हैं, ठीक है।
है। तो जो टिप्स हमने बताए हैं कि आप इंडिया से लेकर आइए, यहाँ के वो चीजें मत कीजिए, तो उससे काफी मनी आपकी सेव हो जाएगी। तो हमारी आज की वीडियो यही थी। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कोई भी सेविंग टिप नया सीखा हमसे या आपको हमारा कोई एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में हमें अप्रिशिएट जरूर कर दीजिए। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने की या यहाँ पे आ चुके हो और आपको किसी चीज में कोई हेल्प चाहिए, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कमेंट सेक्शन हमारा ओपन रहेगा, और इंस्टाग्राम का चैनल अगर फॉलो नहीं करा अभी फॉलो कर लीजिए, और हमें डीएम कर दीजिए अगर आपको कोई भी चीज में हेल्प चाहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग यहाँ आने वाले हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वर्क वीजा वालों के लिए भी है, पीआर वालों के लिए भी है, इवन विजिटर वीजा वालों के लिए भी है। तो जो भी यहाँ आने वाला है वो ये वीडियो जो है वो सबके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।